हिंदुस्तान के इतिहास की नियति थी कि बहुत सारी नस्लें और संस्कृतियां इसकी तरफ खिंचती चली आई। बहुतों ने तो अतिथियों के स्वागत में बिछी इस सरजमी पर अपना ठहर बनाया और कई सारे काफिले यहाँ आकर रुकते गए। इन 1000 सालों की हमारी साझी जिंदगी ने हमें एक राष्ट्रीयता प्रदान की। हम इसे चाहे या ना चाहे, हम एक भारतीय राष्ट्रीय बन चुके हैं जो एक है और अविभाज्य है, और कोई भी विदेशी ताकत इसे विखंडित नहीं कर सकती। यह भाषण जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा 1940 में दिया जा रहा था, तब सभी लोगों के मन में आने वाले स्वतंत्रता की खुशी झलक रही थी। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर जो एक अलग पाकिस्तान नाम राष्ट्र की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि यह एक अंतर सांप्रदायिक समस्या नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान इसी रूप में किया जाना चाहिए। यह महज एक ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान एक साझी राष्ट्रीयता विकसित कर सकते हैं। इन घटनाओं को देखने के बाद हर किसी के मन में सवाल आता है, क्या हिंदुस्तान का बंटवारा जरूरी था? क्या अंग्रेज अपने पीछे एक अखंड हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते थे? ये सवाल 1947 से लेकर आज तक पूछा जाता है और इसकी जवाब देने की प्रक्रिया में हर बार एक पूरक सवाल सामने आता है, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ ही क्यों? इसके कम से कम अलग अलग 3 जवाब देखने को मिलते हैं। पहला कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता है कि जिन्होंने जिन्ना और मुस्लिम लीग को कम करके आंका। दूसरा जिन्ना को जिम्मेदार ठहराता है जिन्होंने मानवीय आपदाओं की परवाह किए बगैर एक अलग मुल्क की मांग की। और तीसरा जवाब इसके लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहराया जाता है जिन्होंने अपना राज बनाए रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। इन तीनों आरोपों में सत्य का कुछ न कुछ अंश हो सकता है, पर यह सही है कि नेहरू और गांधी ने मुस्लिम लीग के साथ अपने संबंधों में भारी गलतियां की। इस विषय की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि मुस्लिम लीग आखिर है क्या। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यह ब्रिटिश भारत में 1906 में स्थापित एक राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के अधिकार और हितों की रक्षा करना था। 1906 में ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। शुरुआत में यह ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रही, लेकिन बाद में इसने भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुस्लिम लीग ने 1940 के दशक में भारत के विभाजन और पाकिस्तान की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इसका इतिहास है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं 1920 के दशक में गांधी ने जिन्ना की उपेक्षा और मुल्ला मौलवियों के साथ एक साझे उद्देश्य के लिए तालमेल की कोशिश की। और 1930 के दशक में नेहरू ने यह दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनके समाजवादी दर्शन का समर्थन करेंगे, न ही एक ऐसी पार्टी का जो धर्म के आधार पर गठित हुई हो। इसी बीच मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग के समर्थन में आते गए। इसी समय यानी 1930 के दशक में जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के साथ एक समझौता करने पर इच्छुक थे, तब उन्हें वहां पर दरकिनार कर दिया। लेकिन 1940 के दशक में जब मुसलमान मुस्लिम लीग के पीछे गोलबंद होने लगे, तो जिन्ना के पास कांग्रेस से समझौता करने की कोई वजह नहीं बची। हालांकि यह भी सही है कि जिन्ना के कुछ राजनीतिक फैसले उनकी निजी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे। एक वक्त था जब मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम एकता के दूत के रूप में मशहूर हुए। लोग उन्हें संवैधानिक राजनीति के एक बड़े प्रयोगकर्ता के रूप में जानते थे और उन्होंने अपने निजी जीवन में धर्म को कोई महत्व नहीं दिया। हालांकि 1930 के दशक से वह बड़े जोर शोर से धार्मिक भावनाओं को भड़काने लगे। उस दिन से खूनी हिंसा और प्रतिहिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि आखिरकार मुल्क का बंटवारा जरूरी हो गया। अंत में यह बात भी उतनी ही सही है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ावा देने और इसका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर कांग्रेस की अदूरदर्शिता, जिन्ना की महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों की अनैतिकता और हिंदुस्तान के प्रति उनके रवैये ने बंटवारे में अपनी अपनी भूमिका अदा की। लेकिन कम से कम 40 के शुरुआती दशक में ही
मुल्क का बंटवारा इसके इतिहास का जरूरी हिस्सा बन गया था। अगर अंग्रेज सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा नहीं भी देती तो भी आधुनिक चुनावी राजनीति एक सांप्रदायिक वोट बैंक का निर्माण जरूर करती। इसी वक्त मुसलमान बड़ी तेजी से सिर्फ अपने बारे में या सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। 1927 तक मुस्लिम लीग में सिर्फ 1300 सदस्य थे, लेकिन 1944 तक सिर्फ बंगाल में इसके सक्रिय सदस्यों की संख्या 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी और सभी तबकों के मुसलमान लीग के पीछे गोलबंद होने लगे। इसमें दस्तकार, पेशेवर, श्रमिक और कारोबारी गोलबंद होने लगे क्योंकि उन्हें कहा गया कि इस्लाम खतरे में है। इसी समय 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर में एक अधिवेशन कर उसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग करती है। इसे ही लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी समय जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू था और इसमें इंग्लैंड भी शामिल था। इसी कारण ब्रिटिश पाकिस्तान की मांग को और हिंदुस्तान की आज़ादी की मांग को तत्कालीन रूप से रोक कर रखती है। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर रुकने के मोड़ पर आता है, उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। कंजर्वेटिव पार्टी के उलट लेबर पार्टी अपने आप को इस बात के लिए नैतिक रूप से बाध्य मानती थी कि उसे हिंदुस्तान के आज़ादी की मांग को तेज करना था। लेबर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का कांग्रेस के साथ नज़दीकी रिश्ता था। इसमें से एक थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिन्हें 1946 की शुरुआत में 3 सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन में शामिल करके भारत की आज़ादी की शर्तों को तय करने के लिए भेजा गया था। सन 1946 आते आते इसकी शुरुआत में ही प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाए गए। ये चुनाव संविधान सभा के गठन और भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले थे, पर इस चुनाव में मत देने का अधिकार कुछ खास पढ़े लिखे लोगों को और एक खास सीमा तक संपत्तिशाली वर्गों को ही दिया गया था और पूरी वयस्क आबादी के करीब 28% लोगों को ही मतदान का अधिकार मिला। पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक राजनीति के लोकप्रिय होने के साथ साथ इसमें 2 विपरीत खास बातें थी। पहली सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगा दी थी और आर्थिक समृद्धि और सामाजिक अमन चैन की आकांक्षा पैदा करती थी, जबकि दूसरी तरफ भय पैदा करती थी। सन 1946 के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद के आधार पर चुनाव लड़ा। इसकी योजनाओं में सकारात्मक मुद्दों की कमी नहीं थी। पार्टी ने भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकार और अन्य दूसरी बातों पर जोर दिया था, जबकि मुस्लिम लीग ने भय की भावना का प्रचार किया। उसने मुसलमानों से कहा कि अगर उन्हें अपना अलग मुल्क नहीं मिला तो वे एक संयुक्त हिंदुस्तान में हिंदुओं के वर्चस्व तले कुचल दिए जाएंगे। दरअसल लीग इस चुनाव के माध्यम से जनमत संग्रह करवा रही थी। बिहार में मुस्लिम लीग की प्रांतीय शाखा ने अपने समर्थकों से कहा कि वे वोट डालने से पहले यह जरूर देखें कि इस वोट से राम राज्य का निर्माण होगा या एक इस्लामी राष्ट्र का निर्माण होगा। इसमें मुस्लिम लीग के छात्रों ने अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने घर घर जाकर सबको जागरूक किया कि हमें एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करना है। चुनाव के नतीजों ने मुस्लिम लीग के प्रचार अभियान पर जबरदस्त मुहर लगा दी। पूरे हिंदुस्तान में सुबह दर सुबह सामान्य सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा और भारी प्रदर्शन प्रस्तुत किए, जबकि मुस्लिम सीटों पर लीग ने भारी जीत दर्ज की, जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश नाम पर चुनाव लड़ा था। उदाहरण के लिए बंगाल प्रांत में लीग ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित 119 सीटों में से 114 सीटों पर जीत दर्ज की। क्योंकि राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 250 थी, तो इसे सरकार बनाने लायक बहुमत के लिए बहुत कम समर्थन की जरूरत थी और संयुक्त प्रांत में कुल 228 सीटों में से कांग्रेस ने 153 सीटों पर जीत दर्ज की और सरकार बना ली। लेकिन कांग्रेस की इस विशाल जीत के पीछे एक बहुत बड़ी हार छुपी हुई थी। राज्य में मुसलमानों के लिए 66 सीटें सुरक्षित थी, जिसमें से 54 सीटों पर जीत दर्ज कर लीग ने मुस्लिम जनमत का इशारा साफ कर दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे दक्षिणी प्रांत मद्रास से आए, जहां जिन्ना के वफादार से वफादार समर्थकों ने भी एक संभावित पाकिस्तान का कभी दावा नहीं किया था।
यहाँ कुल 215 सीटों में से कांग्रेस को 165 सीटों पर जीत दर्ज हुई, लेकिन लीग ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित सारी की सारी 29 सीटें जीत ली। कुल मिलाकर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस ने 80.9% मत प्राप्त किया, जबकि मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों पर लीग ने 74.7% मत हासिल किया। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो लीग के अखबार डॉन ने दावा किया कि जिन लोगों को जनता ने इस बार चुनकर विधानसभा में भेजा है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे पाकिस्तान हासिल करें। यह खबर डॉन में 7 अप्रैल 1946 में छपी थी। इसके 3 दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1946 को जिन्ना ने नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई, जिसमें मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनकर आए 400 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन ने एक आज़ाद पाकिस्तान की मांग फिर से दोहराई गई और अप्रैल खत्म हुआ। मई की शुरुआत में जिन्ना ने शिमला में एक सम्मेलन में भाग लिया, जहां कैबिनेट मिशन के द्वारा संयुक्त भारत के लिए किसी समाधान को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। अगले 2 महीनों तक कई तरह के मसौदे वितरित किए गए, जिसमें एक राष्ट्र की बात की जा रही थी, लेकिन उसमें शामिल राज्यों को अपनी मर्जी से अलग हट जाने की भी आज़ादी का प्रस्ताव किया जा रहा था। इस शर्त पर कांग्रेस और लीग दोनों ही राजी नहीं हुई कि एक प्रस्तावित संघ से कोई राज्य अपनी मर्जी से शामिल या अलग हो सकता है, और जून 1946 तक यह साफ हो गया कि कोई भी समाधान निकल नहीं रहा। इसी कारण कैबिनेट मिशन लंदन लौट गया और 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने फिर से एक बैठक की और कहा कि मुस्लिम राष्ट्र के लिए वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान हासिल करने के लिए सीधी कार्रवाई करें। और थोड़ा बैकग्राउंड से समझे तो कम से कम 1945 से या उससे पहले से ही यह थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि पाकिस्तान का बनना अनिवार्य है। अब जिन्ना के द्वारा अचानक उदारता दिखाने के बाद भी इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। अगर बंटवारा जरूरी था तो इसके लिए इतना खून बहाना भी जरूरी था। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी 6 महीनों का अध्ययन करना होगा। 20 फरवरी 1947 को लंदन में लेबर सरकार ने यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देंगे और वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल की जगह दूसरे वाइसरॉय को हिंदुस्तान भेजा जाएगा। और 22 मार्च को नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान का कार्यभार संभाल लिया। उसके बाद वह कुछ सप्ताहों तक अलग अलग संबंधित पार्टियों से अंग्रेजों की वापसी की शर्तों पर वार्ता कर रहे थे। इधर गांधी जी ने मुल्क की अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक आखिरी कोशिश के तहत जिन्ना से बात की, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। 2 मई को वाइसरॉय का चीफ ऑफ स्टाफ विभाजन की योजना को लेकर लंदन गया। उसे ब्रिटिश कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, लेकिन इस योजना के मसौदे में फिर से कई संशोधन करने पड़े। इस बीच जिन्ना ने बड़ी ही कठोरता पूर्वक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक 800 मील लंबे गलियारे की मांग तक कर दी, जिसे कांग्रेस ने कतई बर्दाश्त नहीं किया। और माउंटबेटन उस संशोधित योजना को लेकर फिर से लंदन गए और 3 जून 1947 को वो लंदन से वापस आए और ऑल इंडिया रेडियो पर बंटवारे का ऐलान कर दिया। उसके बाद नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह जो सिखों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने रेडियो पर अपना अपना विचार व्यक्त किया। अगले दिन विधानसभा भवन में वाइसरॉय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यहीं पर उन्होंने पहली बार घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक नहीं बल्कि अगस्त के मध्य में ही हिंदुस्तान छोड़ देंगे। यानी इतने कम वक्त में हिंदुस्तान को छोड़ने का फैसला खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था। आखिर में यह बात भी उतनी ही अहम साबित हुई कि जिस हालत में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की डोर अपने हाथों में ली थी, उसी हालत में उसे छोड़ दिया।